हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने चैनल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है एंड ये सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। एंड ऑब्वियसली भूख तो हमेशा ज़्यादा रहती है, ऐसा रहता है कि यार सब्सक्राइबर बेस और बढ़े। आपको बताइए ये चैनल बहुत रिसेंटली हमने शुरू किया है और इस चैनल पे हम लोग अब धीरे धीरे सीएमए स्पेसिफिक सीए स्पेसिफिक कंटेंट डालना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है मेरी एक्सपर्टीज है कॉस्ट एंड एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब नया पेपर है तो ऑब्वियसली वो भी। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट स्टफ, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके लिए वक्त वक्त पे इस यूट्यूब चैनल पे आती रहती है। वेदर इट बी कॉन्सेप्ट वीडियोस और इट बी रिविजन वीडियोस, हर चीज आपके लिए यहाँ पेश होते जा रही है। जैसे कि अभी जुलाई के एग्जाम्स आने वाले हैं तो जुलाई को लेकर के जितने तगड़े रिविजन करने हैं वो सारी चीजें इसी चैनल पे हमने डाली है। सो जस्ट इन केस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब बटन को कंसिडर कीजिए, बिकॉज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं तगड़े प्लेलिस्ट जहां से आप जाकर के अपने कॉस्ट को रिवाइज करना है कर लो, ठीक है। आपको एफएम रिवाइज करना है कर लो, आपको इसके अलावा और कुछ भी करना है पढ़ाई लिखाई का सब कुछ हो जाएगा। मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि आपका पार्ट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जल्द आ रहा होगा, तो थोड़ा डिले से ही सही लेकिन आ रहा है। ये आज हम लोग कर रहे हैं एक सिंगल वीडियो में, लगभग ये 1.5 पौने 2 घंटे का हो सकता है कि पूरा शूट हो। और इस पूरे 1.5 पौने 2 घंटे में मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो और फंड फ्लो ये दोनों आपको अच्छे से समझा दूं, बता दूं कि किस तरह ये काम होता है, एंड सो दैट हम लोग अच्छे से सवाल बनाने लायक कॉन्फिडेंस में आ जाए। एग्जाम में याद रखिए कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इन दोनों कंटेंट की बात करें, तो इनसे मिलाकर के एक पक्का क्वेश्चन आता है। आप अगर उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मेरा कहना यही है कि इसको अटेम्प्ट करने लायक सिचुएशन बनानी चाहिए। तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सेशन ये भी है। इसके अलावा और भी सेशंस जितने हमने अभी तक लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे। उन सारे सेशंस को देखने से डेफिनेट बात है कि आपके नंबर बढ़ने वाले। और भी सेशंस लाइंड अप हैं। अभी जुलाई का एग्जाम अभी भी थोड़ा सा दूर है, तो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ आपके लिए हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। आपको चैनल पे बने रहना है और मजे से एकदम एंजॉय करना है। एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं ये एकदम भी दर्शाना नहीं चाहता, ये एकदम भी एक मैसेज कन्वे नहीं करना चाहता कि आप अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं और चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं या क्लासेस ले ली फॉर एग्जांपल, तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। एकदम भी ऐसा नहीं है। ये एक कड़वी बात है लेकिन मैं एकदम सच्चाई के साथ आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में रखूंगा कि अगर आप सिर्फ YouTube के भरोसे, सिर्फ इस तरह के वीडियोस के भरोसे बैठे हो, हर दिन यही बात आती है कि सर रिवीजन करा दो, सर ये करा दो, सर एमटीबी करवा दो, अगर आप ये सोच रहे हो तो दोस्तों गलत सोच रहे हो आप। आपको इस मौके पे मैं एकदम एक अगर स्टैंडर्ड, मैं इस पे हालांकि एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड सिंगल तरीका देखना चाहते हैं कि हम पास हो जाएं कि नहीं हो जाएं, तो उसके लिए सीधा तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करें भैया? हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, कोई बात नहीं, स्कैनर तो होगा, स्कैनर सॉल्व करो। आपने अगर सवाल अपने हाथ से नहीं बनाए तो समस्याएं होंगी। हमारी एक बहुत बढ़िया टेलीग्राम कम्युनिटी भी है जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उस कम्युनिटी में बच्चे डिस्कस करते हैं, मैं सुबह शाम उनकी बातें सुनता हूं कि भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव बीन टॉकिंग, यार मेरे से तो नहीं बन रहा है, मेरे से तो वो नहीं बन रहा है, मेरे से ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। अच्छी बात है, आपको एक्नॉलेजमेंट तो है इस बात की कि मेरे से ये नहीं बन रहा है, मेरे से वो नहीं बन रहा है। एक अलग डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि जरूरी नहीं है पेपर में हर एक क्वेश्चन आपसे बन रहा हो। एक ऐसे पेपर में जिसमें आपसे आधे सवाल भी बन रहे हो तो भी उस पेपर को पास करना एंड मोर ओवर उसी मोमेंटम के साथ उसी पेपर में एग्जामेशन लाना पॉसिबल है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, जल्द ही एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट ये वो पॉसिबल है। इसलिए प्लीज एक्नॉलेज करें, प्लीज ये समझें कि आपकी कहां तक लिमिट है, कौन से सवाल है जो आपसे बन जाते हैं, कौन से सवाल है जो नहीं बन रहे, कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। ये एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। आपने सोचा है हमने क्लासेस के पैसे दिए हैं, क्लासेस करी भी हैं, रिविजन भी कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, और आपको लग रहा है हम एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आप एक भ्रम में हो। हाँ, बच्चे बच्चे हो, आपने पढ़ाई जम के की है, क्लास में भी आपने ध्यान दिया है, देयर इज गुड चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। बट ये रेसिपी से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू ऐड समथिंग फ्रॉम योर एंड एज वेल। आप जब वो ऐड करोगे तभी आपको उसकी वैल्यू का पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, क्योंकि आज के जमाने में जब आप लोग के सामने यूट्यूब पे लाइन से ना टीचर्स लगे हुए हैं, देखो सब अपने अपने लेवल पे अपने स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली बिजनेस इज ऑल थिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें सारे टीचर्स अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, बट एक मैसेज ऐसा अगर आप तक कन्वे हो रहा है कि यही है जो है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये आपकी मदद करने के लिए, पर यही सब कुछ नहीं है। आपको अपने लेवल से अगर एफर्ट नहीं डाला आपने तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए प्लीज अभी भी वक्त है, थोड़ा एफर्ट खुद से डालिए, थोड़ी और बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, फिर एग्जाम में बैठिए।
ठीक है, चलिए ज्ञान की बात हो गई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग। आज हमें रेशियो, कैश फ्लो और फंड फ्लो, इन तीन चीजों को करना है। पहले मैं रेशियो की बात करता हूं कि भाई रेशियो तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुलझा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मैंडेटरीली आएगा, बाद बाकी कैश फ्लो और फंड फ्लो में से कुछ भी आ सकता है। दे कैन आस्क यू कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में भी दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड। और जो हमारा फंड फ्लो है उसमें कोई मेथड्स नहीं है, एक ही फंड फ्लो बनाने का तरीका है। द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज रिवीजन लेक्चर इज कि सब वेरिएंट कवर हो जाएंगे। पास्ट टर्म के कई क्वेश्चन पेपर्स में लेकर के उनको सॉल्व करवा रहा हूं आपको, एंड मैंने देखा कि जितने वेरिएंट्स हो सकते हैं, वेदर इट बी इन रेशियो एनालिसिस और इट बी इन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, सारे वेरिएंट हमारे इस पूरे रिवीजन में कवर हो रहे हैं। तो ये रिवीजन अपने आप में सर्वगुण संपन्न तो है, तो इंटरेस्टिंग तो बड़ा है, बट ये चीज का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों में से क्या कैसे आएगा। तो फिर से समझ लो, रेशियो का सवाल आएगा ही आएगा। अगर आपको रेशियो पसंद नहीं है तो मान के चलो 6 नंबर आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपको। अब आप डिसाइड करो आपको पसंद है कि नहीं है। दूसरा कैश फ्लो फंड फ्लो की बात आती है, तो वही कैश फ्लो और फंड फ्लो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर के भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है और पढ़ना है। हालांकि कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर कैश फ्लो फंड फ्लो सर हम लोग को कहां से तैयार करना है, तो मैं कहता हूं अगर आपने अकाउंट्स में भी इसको रेडी किया कैश फ्लो को, तो फिर आप उसको सेम एफएम में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट एफएम की दुनिया में जो कैश फ्लो के सवाल आ रहे हैं वो रिडंडेंट है, कई ऐसे टेक्निकलिटीज हैं जिसपे वो गलत भी बनते हैं। जो अकाउंट्स में आज की डेट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जिन चीजों को खारिज कर दिया वो भी चीजें आज तक एफएम में फॉलो होती हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं। टेक्निकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो का काम है कि कैश फ्लो को स्टडी करना हमें आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कैश फ्लो क्रिएट करके दिखाओ, स्टेटमेंट बना करके दिखाओ, तो चलो वही सही, हम लोग वो सीख रहे होंगे। बट अगर आप मुझसे लार्जली पूछेंगे तो यस, कैश फ्लो फंड फ्लो या कैश फ्लो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, अगर आपने अकाउंट्स में सीखा तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको कैश फ्लो आता है तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि फंड फ्लो कैसे बनेगा, तो फंड फ्लो को लेकर के भी चिंता एकदम मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले रिवीजन के ये जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं विद फर्स्ट रेशियो एनालिसिस। अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं तो रेशियो एनालिसिस में लाइन से फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों को आपने कभी ना कभी देखा तो है ही, लेकिन एक बार वापस ब्रश अप कर लेते हैं। ब्रश अप करने के बाद जब सवाल करेंगे तो उस समय मैं चाहूंगा कि फॉर्मूला हमें याद रहे, ठीक है ना, इसलिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करें विद लिक्विडिटी रेशियोज। अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में कई सारे रेशियोज हैं, 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हैं वो आपके सामने हैं। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर आपको पैसे ला करके देंगे, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर पैसे जहां जाएंगे। अगर दोनों को समझना है तो दोनों में एक दो आइटम है जिसको समझना है कि हाँ भाई ये करंट एसेट में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अगर मैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की बात करूं, ऑल्दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पे अब म्यूटेड है, अब उनको पता है कि एक्सपेंडिचर आप मिसलेनियस नहीं लिख सकते अपने एसेट साइड में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर एफएम वाले थोड़े पीछे चल रहे हैं। आज भी कई बैलेंस शीट्स में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख करके आ जाता है, एटलीस्ट प्रैक्टिस में तो आता है, मैं एग्जाम में उम्मीद करूंगा ना आए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के दौरान आ जाता है। तो अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको एसेट साइड में दिखे, कृपया करके उसको करंट एसेट का पार्ट मत गिनना। इसके अलावा अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो उसमें शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आएंगे। तो इन 2-3 चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे, बड़े आराम से आप करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी करके करंट रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट है क्विक। क्विक रेशियो की अगर हम बात करें, इसके कई सारे नाम है, लिक्विड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ऐसे कई सारे नाम है। तो वो सारे जो नाम है वो सभी क्विक रेशियो के ही नाम है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हम अपने करंट एसेट्स में से 2 ऐसे एसेट्स को माइनस करें जो इमीडिएटली लिक्विड नहीं हो पाएंगे। इसमें एक है स्टॉक और दूसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। इन दोनों को हमने माइनस किया करंट एसेट में से। करंट लायबिलिटी में से भी बैंक ओडी को माइनस करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कई बार कई सवालों में क्विक रेशियो का फॉर्मूला रिड्यूस करके सिर्फ करंट एसेट माइनस स्टॉक बाई करंट लायबिलिटी भी हो जाता है। तो 2 कंपोनेंट पे काम नहीं होता है, इस पे और इस पे, तो इसमें अचंबा मत कीजिएगा, इसका रिड्यूस फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैश रेशियो की बात करें तो ये एग्जाम में देखो बहुत कम चांस है इसका यूज होने का, फिर भी एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला लेकिन यूज कम होगा। इसी में आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल भी आता है जिसके यूसेज मुझे बहुत कम लगते हैं। इसमें भी टॉप में कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा, नीचे डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेंगे। इसके अलावा फाइनल है नेट वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
अब एग्जाम में ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ये तीन रेशियोस इकट्ठे पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. दे विल गिव यू करंट रेशियो, दे विल गिव यू क्विक रेशियो एंड दे विल गिव यू नेट वर्किंग कैपिटल वैल्यू एज वेल. इन तीनों की मदद से आपको करंट एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों कैलकुलेट करने. इसके अलावा इन दोनों के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डेटर कितना होगा, कैश कितना होगा, स्टॉक कितना होगा, सभी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. तो यस, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल आपस में तीनों दोस्त यार हैं, आएंगे तो इकट्ठे आएंगे. आगे बढ़ते हैं. लिक्विडिटी के बाद में नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, जिनको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के नाम से भी जानते हैं. इनमें कई सारे रेशियोज है. देखिए शुरुआत में इक्विटी और डेट रेशियो है. अगर हम इक्विटी और डेट रेशियो की बात करें तो सिंपल है दोस्तों. इक्विटी और डेट रेशियो में आपको देखने को मिलता है इक्विटी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स इक्विटी. शेयर होल्डर इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सवाल में हो, जो कि कम चांस है, वो भी आएगा. तो आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी में इन तीनों कंपोनेंट्स को लेना है इन द टॉप, डिवाइड करना बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, और अगर डिबेंचर्स हो या डेट हो, लॉन्ग टर्म डेट हो, तो वो भी आता है. तो ये चारों चीजें मिलाकर के कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉन्स्टिट्यूट करती है, इस बात का ख्याल रखना है. अब जिस तरह इक्विटी रेशियो होता है उसी तरह आप डेट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. आमतौर पे ये माना जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस सवालों में नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि अगर आपका इक्विटी रेशियो मान लेते हैं 60% आया, 60% आया, तो आपका डेट रेशियो 40% आएगा. कैसे आया? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी. कैपिटल एम्प्लॉयड में या तो शेयर होल्डर फंड होता है या तो लॉन्ग टर्म डेट होता है. तो अगर आपका इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड इज 60%, तो बाकी 40% आपका डेट हो जाएगा. इसी तरह डेट बाई इक्विटी भी कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म डेट को हम ऊपर रखेंगे और शेयर होल्डर्स इक्विटी को नीचे रखेंगे. याद रखिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम इक्विटी को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस को कंसीडर कर रहे हैं. सवालों में ज्यादातर केसेस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता है, तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट है डेट टू टोटल एसेट्स. वेरी सिंपल रेशियो. इसमें डेट ऊपर होगा, यानी लॉन्ग टर्म डेट ऊपर होगा, नीचे होंगे टोटल एसेट्स. तो लॉन्ग टर्म डेट ऊपर, नीचे हो गए टोटल एसेट्स. इसी का एक पैरेलल फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसमें सेम इसी तरह आपके ऊपर में होगा शेयर होल्डर्स फंड, नीचे में होगा टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर्स फंड को प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं अगर हम एक नॉन कॉर्पोरेट के लिए बात कर रहे हैं तो. इसके अलावा कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है. कैपिटल गियरिंग रेशियो में जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग कैपिटल होता है वो होता है इन द टॉप, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन आपको टॉप में दिखेगा, न्यूमरेटर में दिखेगा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस होगा. इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस ऊपर को है, नीचे को नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. यह कैपिटल गियरिंग रेशियो एग्जाम में काफी बार इस पे सवाल पूछ लेते हैं ये लोग, तो बच के रहना. आफ्टर सॉल्वेंसी रेशियो द नेक्स्ट रेशियो दैट वी हैव इज कवरेज रेशियो. कवरेज रेशियो में वैसे तो कई फॉर्मूले, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में मेरे ख्याल से डेट सर्विस कवरेज रेशियो है. अगर हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो आपको शुरुआत करनी है पैट से. पैट में ऐड करना है डेप्रिसिएशन, ताकि वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाए. पैट प्लस डेप्रिसिएशन करने के बाद उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कृपया करके ऐड कर दें. व्हेन यू डू दिस देन यू विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट, यू विल बी कैलकुलेटिंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज. इसको आप डिवाइड करेंगे बाई इंटरेस्ट प्लस लोन रीपेमेंट. इसको डिवाइड करेंगे बाई इंटरेस्ट प्लस लोन पेमेंट. अब यहाँ पे टैक्स अगर सवाल में हो तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. पोस्ट टैक्स भी ले सकते हो, प्री टैक्स भी कई बार किया जाता है, तो उस केस में आप ईबीआईटी भी ले सकते हो. अगेन इस पे आपको कई वेरिएंट के फॉर्मूले दिख जाएंगे. इसमें कई तरह के फॉर्मूले बन जाते हैं. कई बार ईबिटा ले करके डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस लोन रीपेमेंट भी करते हैं. कई बार ये फॉर्मूला लगाते हैं जहां पे पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ करके इंटरेस्ट को भी जोड़ा जाता है और डिवाइड किया जाता है बाय इंटरेस्ट प्लस लोन रीपेमेंट. तो इसका ख्याल रखिएगा, वेरिएंट्स हैं इस फॉर्मूले के, तो एक बार अपनी तरफ से एक बार इसको ढंग से देख लीजिएगा. एग्जाम में कम बार आता है लेकिन आएगा तो फंसाएगा जरूर. नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. वेरी सिंपल, ईबिट बाई इंटरेस्ट. ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो होता है पैट बाई पीडी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड. आप यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकाल सकते हैं, दैट इज पाफेश डिवाइडेड बाई इक्विटी डिविडेंड. नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज आमतौर पे टर्नओवर रेशियोज के नाम पे जाने जाते हैं. इसका मैंने आपको सीधा साधा रास्ता बताया क्लास में भी कि आपको इसके टॉप में लेना है टर्नओवर या फिर उससे रिलेटेड कोई टर्म, और इसको डिवाइड करना है बाय द एवरेज ऑफ द एसेट इन्वॉल्व्ड. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो ऊपर में होगा टर्नओवर, नीचे होंगे एवरेज टोटल एसेट्स. पहला, नीचे टोटल एसेट्स इसलिए क्योंकि नाम में है. दूसरा, एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर पीएल का आइटम और नीचे
बैलेंस शीट का आइटम है। तो जब भी एक ऐसा रेशियो बनता है जिसमें एक पीएल का और एक बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को एवरेज लेकर के सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अगेन टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। वैसे एक और बात कहना चाहूंगा कि भले ही ये एवरेज लिखा हुआ है, पर ज्यादातर सवालों में ये हमको एक अजम्पशन भी लेना पड़ता है कि जो मेरा क्लोजिंग है वही मेरा ओपनिंग है, और इसीलिए एवरेज जो आया वही मेरा क्लोजिंग भी है। अब ये अजम्पशन एक आधा बार हो सकता है नहीं लागू हो, जहां पे ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ रहे या फिर क्लोजिंग का अलग से बैलेंस दिया हुआ रहे, तो वहां ध्यान रखिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोटा मोटी यहाँ पे जो भी एवरेज होगा वही आपका क्लोजिंग होगा, ये भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें हम कॉग्स को डिवाइड करेंगे यानी सीओजीएस को डिवाइड करेंगे बाय एवरेज इन्वेंट्री। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीओजीएस कॉस्ट पे कैलकुलेटेड होता है और इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे कैलकुलेटेड होता है, तो इसी वजह से ये एक चीज का ध्यान रखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स को टॉप में लेते हैं, डिवाइड करते हैं बाय एवरेज डेटर्स। अगेन इसमें आप बिना एवरेज डेटर्स किए सिर्फ डेटर्स भी लिख दें तो भी चल जाएगा, अगर सवाल में एवरेज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो। नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका आसान तरीका है, आप एवरेज डेटर्स को डिवाइड करेंगे बाय क्रेडिट सेल्स और फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाय 365 डेज। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है कि आपने जो ऊपर डीटीआर निकाला, अगर आप 365 को डीटीआर से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। ये वो पीरियड है जो आपको बताता है कि आपका डेटर आपको औसतन यानी एवरेज में कितने दिन में पैसे वापस करता है। नेक्स्ट है पेबल्स टर्नओवर रेशियो। सेम जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो बना वैसे ही क्रेडिट होगा, लेकिन परचेज होगा यहाँ पे क्योंकि क्रेडिटर्स का संबंध परचेज से है। सो इट विल बी क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एंड अगेन एवरेज पेमेंट लैग कैलकुलेट करना है, तो एवरेज क्रेडिटर्स बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365 भी कर सकते हैं आप चाहें तो 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कर सकते हैं। क्लियर? डन। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये आखिरी सेट ऑफ रेशियोज है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लाइन से कई ऐसे फॉर्मूले जो बड़े ऑब्वियस हैं, जैसे कि जीपी रेशियो। तो भाई जीपी होता है जीपी बाई सेल्स। यहां पे सेल्स नेट सेल्स होगा। नेट सेल्स का मतलब होता है जो भी आपकी सेल्स है उसमें से सेल्स रिटर्न को कृपया करके डिडक्ट कर लेना। तो एक तो होता है जीपी रेशियो। इसी तरह एनपी रेशियो होता है सेम इसी तरह, ऊपर होगा नेट प्रॉफिट, नीचे होगा नेट सेल्स इन 200। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो भी इसी तरह होगा। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज ऑल्सो नोन एज EBIT। तो EBIT आपको लेना और उसको डिवाइड करना है बाय सेल्स इनटू 100। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग रेशियो भी निकल सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं। जहां तक बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो इसमें आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मिलाकर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाते हैं। इसको डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करने से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। अगर आप ऐसे में ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेंगे ही इन द न्यूमरेटर, इसके साथ में आप सीओजीएस को भी ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आसान है। आपको इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न आया उसको आप लीजिए न्यूमरेटर में और डिवाइड कीजिए बाय योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दैट वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए हम नीचे तो लेंगे एवरेज टोटल एसेट्स, रीजन बीइंग नीचे बैलेंस शीट का आइटम है। ऊपर हम जब रिटर्न लेंगे तो ये देखना है कि टोटल एसेट्स के लिए कौन सी इनकम हमें लेनी है। तो भाई लेनी है हमें इनकम EBIT। इसके पीछे का मैंने नियम बताया है कि भाई खाने कौन बैठ रहा है ये जरूर देखो। आपके टोटल एसेट में कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें सब लोग आते हैं। जब सब लोग आते हैं तो फिर सब में बढ़ता है ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए इसके फॉर्मूले में हम ऑपरेटिंग इनकम ले रहे हैं। कई बार इसको आफ्टर टैक्स भी करना पड़ता है। अगर इसको आफ्टर टैक्स करना पड़े तो जो भी रिजल्ट आए उसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला होता है EBIT बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम तरीका है, ऊपर EBIT ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है, और नीचे ले रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगा। इसमें पाफेश लेंगे, पाफेश पे इनका हक होता है इसलिए पाफेश लेंगे, डिवाइड करेंगे बाय एवरेज शेयर होल्डर्स फंड और ओनली शेयर होल्डर्स फंड एज यू लाइक इट। इसके अलावा EPS है। EPS होता है अर्निंग्स पर शेयर, यानी पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी तरह डिविडेंड पर शेयर होता है इक्विटी डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी एक इंटरेस्टिंग रेशियो होता है जो कि आपको बताता है कि EPS के मुकाबले DPS कितना है। फॉर दैट DPS डिवाइडेड बाय EPS इनटू 100 करना भी सही फॉर्मूला रहेगा। इसके अलावा प्राइस अर्निंग रेशियो होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, एक बार देख लेना।
इसके अलावा हमें डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना है। डिविडेंड यील्ड के लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने जितने रुपए में ये शेयर खरीदा उसके मुकाबले हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। सो इट इज डीपीएस बाई सीएमपी। फाइनली अर्निंग्स यील्ड के लिए ईपीएस बाई सीएमपी। तो जिस तरह डिविडेंड यील्ड में डीपीएस बाई सीएमपी होता है उसी तरह अर्निंग्स यील्ड में ईपीएस बाई सीएमपी होता है। ये सारे फॉर्मूले विद रिस्पेक्ट टू रेशियो एनालिसिस। अब अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है। हम स्टार्ट करते हैं विद अवर पैट। पैट में हम सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडलेस करते हैं और इसके अलावा अगर कोई भी नॉन कैश आइटम्स है उसको भी एडलेस करते हैं। जैसे नॉन कैश की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसको वापस एड बैक कर देना चाहिए। इंटरेस्ट एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एड बैक करना चाहिए। प्रपोज डिविडेंड आपने जो दिया ये भी एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, तो इस केस में भी आपको यहां पे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, प्रपोज डिविडेंड का जो प्रपोजल वाला पार्ट है वो। इसके अलावा आपने जो भी इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया है वो जाएगा इन सीएफएफ। आपने जो डिविडेंड एक्चुअल में पे किया है वो भी जाएगा सीएफएफ। सीएफएफ जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा आपने जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है कृपया करके इसको ऐड करना, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करते हैं लेकिन फिर टैक्सेस पेड को हम लेस करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग सीएफओ। एक सवाल में ये शो करूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स अगर इसके अलावा कुछ बच जाए तो उसको कृपया करके आप यहां पे ऐड या लेस जरूर करें। इसके बाद आएगा सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में आने वाले बदलावों को यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होना अच्छी बात है, इससे आपके घर में कैश फ्लो बढ़ेगा, सो दैट विल बी एडेड। एंड ऐसे में ही अगर आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो इन दैट केस योर वर्किंग कैपिटल इज टेकिंग अवे योर कैश फ्लोज, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव होगा। जो आएगा उसे हम कहेंगे सीएफओ। इसी तरह सीएफआई निकलेगा, आसान है। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें बस ये देख लेना कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची और कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, आपको बस इतना सा देखना है। इससे आपका सेल प्रोसीड्स आ जाएगा ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस परचेज मेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और आपका नेट सीएफआई आ जाएगा। सीएफएफ के लिए भी इसी तरह करना है। आपको ये देखना है आपने कोई इक्विटी शेयर या बॉन्ड ड्यूरिंग द ईयर इशू किए हैं क्या, अगर किए हैं तो उसको जरूर से ऐड में दिखाएं। बाद बाकी आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी भरपाई करी है उसको आप सीएफएफ में डालें। याद रखिए अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम मिले तो वो सीएफआई में जाएगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इनकम है। अब बात करते हैं फंड फ्लो की। फंड फ्लो को लेकर के काफी ऐसे घमासान सा है, बच्चे डरते हैं कि इसका क्या करें। भाई सीधा सीधा जवाब है, अगर आपको कैश फ्लो बनाना आता है तो आपको फंड फ्लो बनाना भी आता है। कैसे भैया? सिंपल, मैंने यहां लिखा है एग्जैक्टली लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कैश फ्लो में हम कैलकुलेट करते हैं सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट जस्ट करने से पहले जो हमारा सीएफओ आता है उसे अब हम यहां नाम दे देते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। सिमिलर ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, जो हमारा सीएफएफ है और जो हमारा सीएफआई है, इन तीनों को जब हम मिला लें तो उसे हम या तो एप्लीकेशन या सोर्स ऑफ फंड्स बोल करके दिखाएंगे इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी बाकी सारे आइटम्स आपके वर्किंग कैपिटल के चेंजेस किधर आएंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। आपका कोई भी सीएफएफ आइटम है तो किधर आएगा? फंड फ्लो में। सीएफआई आइटम है तो किधर आएगा? फंड फ्लो में। तो सारे आइटम्स बाद बाकी जाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। सिर्फ आपको एक अलग से मैं कह सकता हूं फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा, विच इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये है आपके लिए इन तीनों ही चैप्टर्स की एक बेसिक गुत्थी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यहाँ क्या क्या हो रहा है। बाद बाकी ये चैप्टर्स ऐसे नहीं है जहां पे कॉन्सेप्ट सीखने से आपकी बात बनेगी, प्रैक्टिस करने से बनेगी जरूर। तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, सॉरी रेशियो एनालिसिस का पहला सवाल है। ये आया था दिसंबर 2019 में 6 नंबर का। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आसान है, वैसे ये बुक का सवाल है तो एक बार इसको रिव्यू करें। आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट इस सवाल के बारे में सोचने का, तो 2 मिनट अपना दें, इस पे खर्च करें, फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, तो सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सवाल में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपए, करंट डेट टू टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी दिया, अपना काम हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 1 लाख है तो इसमें से टोटल डेट होगा 0.6 यानी कि 60,000। इसमें से आपको बोला है कि ओनर्स इक्विटी से फिक्स्ड एसेट भी निकाला जा सकता है, तो ओनर्स इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के मुकाबले फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो 0.6 टाइम्स, तो अपना फिक्स्ड एसेट भी 60,000 रुपए हो गया। अब आपका जो टोटल डेट है उसमें से करंट डेट है 0.4 यानी 24,000 रुपए का। भैया कैसे कर ले रहे हो इतना फास्ट? एक तो ये बनाया हुआ सवाल है, अगर आप भी फास्ट नहीं करो गलती कर रहे हो। वैसे आसान है। टोटल डेट आपका 60,000 रुपए का है, 60,000 में से 0.4 टाइम्स आपका हो रहा है करंट डेट, सो करंट डेट का वैल्यू हो गया 24,000। ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, टोटल डेट 60,000 और 24,000 उसमें से करंट डेट, यही हमारा करंट लायबिलिटी भी हो जाएगा। बाद बाकी 36,000 का अपना लॉन्ग टर्म डेट भी होगा। जाहिर सी बात है टोटल डेट में अगर आपका शॉर्ट टर्म डेट है कितना 24,000 रुपीज का, तो बाकी जो बच गया वही आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट जो कि 36,000 का। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 2 टाइम्स, तो मेरे टोटल एसेट्स कितने होंगे जितनी मेरी टोटल लायबिलिटीज होंगी। आसान है, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट अगर मैं करता हूं तो 1,60,000 आता है। कैसे भैया? 1 लाख रुपीज का तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, दोनों डेट मिलाकर के 60,000 है, तो दोनों को मिलाएं तो 1,60,000 होता है। तो 1,60,000 का अगर हमारा टोटल लायबिलिटी साइड है तो एसेट भी इतना ही होगा, तो टर्नओवर कितना होगा? 2 गुना उसका। सो आवर टर्नओवर विल बी 3,20,000। और अगर हमारा टर्नओवर है 3,20,000 तो इन्वेंट्री टर्नओवर कितना होगा? डिवाइड बाई 8 करके हम इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। अब ये कैसे आएगा समझो। हाँ मैं मानता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हमें चाहिए कॉग्स यानी सीओजीएस, पर यार इस सवाल में जीपी रेशियो या सीओजीएस नहीं दिया है। मैंने रेशियो एनालिसिस में आपको क्लास में भी सिखाया है कि जो चीज नहीं है उसको ढूंढने नहीं जाते, भूत बंगले में भूत को ढूंढने नहीं जाते। एग्जैक्टली वही काम करना है आपको। आप यहाँ किसी चीज को ढूंढने मत जाइए। आप ये देखिए क्या कोई चीज आपके सामने स्वयं से प्रकट हो रही है क्या? यहाँ तो प्रकट नहीं हो रही भैया। जब प्रकट नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ ढूंढने नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टर्नओवर बाय इन्वेंट्री। मुझे पता है ये पाप है लेकिन क्या करें हम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में अगर आप इन्वेंट्री कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय आईटीआर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऐसे में अगर हमारा टर्नओवर है 3,20,000 तो हमारा इन्वेंट्री हो जाएगा 40,000। अच्छा, कई बच्चे अभी इसमें भी उलझे होंगे, मेरे ख्याल से आप तो नहीं उलझे होंगे, लेकिन टोटल एसेट टर्नओवर भैया कैसे आया? तो भाई टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का भी फॉर्मूला होगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर इसकी वैल्यू है अपनी 2, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू है 2 तो भाई अपना बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है, अपने को यहां पे निकालना है टर्नओवर। सो टर्नओवर विल बी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एसेट्स, सो दैट विल बी 2 इंटू 1.6 लाख यानी कि 3,20,000। तो सारी वैल्यूज दोस्तों आ चुकी है, बैलेंस शीट में एक एक करके इंफॉर्मेशन डालनी है। शेयर कैपिटल 1 लाख का पता है, 24,000 का करंट डेट नीचे लिखना चाहिए, इसको प्रेजेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ है। करंट डेट 24,000 नीचे लिखना चाहिए, 36,000 लॉन्ग टर्म डेट है ऊपर लिखना चाहिए। फिक्स एसेट 60,000 आ गया हमारा, पहले भी आया था। इसके अलावा बाकी फिक्स एसेट अगर 60 है, टोटल एसेट्स 160 है, तो जाहिर सी बात है करंट एसेट्स विल बी 1 लाख। इस 1 लाख के करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री है अपनी 40,000 की, तो बाकी कैश होगा 60,000 का। अगेन कैश को नीचे लिखना चाहिए, इन्वेंट्री को ऊपर लिखना चाहिए। इतना सिंपल सा चीज है। बाद बाकी ऑब्वियसली वर्किंग नोट्स वगैरह तो है ही, जिसको आपको दिखा करके इसको कंप्लीट करना है। इस काम को करने के 6 नंबर अगर एग्जाम में मिल रहे हैं तो मजा ही आ जाए, है ना। सिंपल सा अप्रोच है रेशियो एनालिसिस का, बहुत मक्खन सवाल ये था। जो बच्चे थोड़ा लेट से देख रहे हैं या मिस आउट कर दिए बीच का, कुछ स्किप कर करके पूछ रहे होंगे सवाल कहाँ मिलेंगे, सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से। वैसे लगे हाथ तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी है, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछेंगे तो आपस में ही सॉल्व हो जाएंगे वो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं जून 2019 में। जून 2019 की अगर हम बात करें तो ये एक बढ़िया सारा सवाल आया था। अब इस सवाल में एक चीज मुझे ना हमेशा चमकाती है, ये सवाल में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था और बोला था कुछ बच्चों को
कि जो शुरुआत में ये सब आया है ना, ये इतना ट्रीटमेंट, ये कब से आने लग गई भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी जरूरत नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तब ये सब इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में आपके काम आती है। यहां तो कोई काम आने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों दिया पता है? आपको चमकाने के लिए। आप सोच रहे हो कि अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, शायद हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऐसा एकदम भी नहीं है। आपकी जो ऊपर बैलेंस शीट दी है वो सर्वगुण संपन्न है, और आपको उसी के यूज करके ये दो रेशियोज बस कैलकुलेट करने हैं। अब आप खुद सोच लो कितना आसान हो जाएगा। करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो करने का 6 नंबर मिलने लगा तो आप बोलेंगे इतना क्या आसान है। मैं बताता हूं कितना आसान है। सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो ये रहे मेरे करंट एसेट्स। कितना हुआ करंट एसेट का टोटल? 930। करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन से लेकर के अदर लायबिलिटीज तक आप जोड़ लें। ये हो गई करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगी 180 540। तो भाई आपका करंट रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 930 बाई 540। चेक कर लो, 1.722। 1.722। अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो भैया डेट तो ये रहा, लॉन्ग टर्म डेट ये रहा 300, और इक्विटी की अगर बात करें तो ऊपर के सारे जोड़ दो 560। तो आपका डेट इक्विटी का वैल्यू क्या आएगा जी? आपका डेट इक्विटी का वैल्यू आने वाला है 300 बाई 560। 0.54 या 36 भी बोल सकते हो। लो जी 0.536। तो 1.722 0.536 खत्म। इतना आसान। अब ये सोचो ये इतना सा काम करने के लिए आपको कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 6। आप ही डिसाइड करो ये मुश्किल है या आसान। इतना सा करके 930 540 हमने निकाला था, 300 560 हमने निकाला था, खत्म। बात बाकी यहाँ पे जो नरेशंस या बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है। ये एक तो बुकिश ट्रीटमेंट है, हमें से क्या, हमें इक्विटी निकालना है। अब वो पैसा पीएल अकाउंट में हो या जनरल रिजर्व में हो, हमें उससे क्या मतलब है। नेक्स्ट यहाँ बोला इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 120 लाख का है। हमें जो दोनों रेशियोज पूछे हैं वो बैलेंस शीट के रेशियोज हैं, पीएल के नहीं है, हमें उससे क्या। टैक्सेशन है तो टैक्सेशन कट कटा करके आपने लिया होगा वैल्यू, अगेन उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सिंपल है, सवाल जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से पूछा नहीं गया है, नहीं तो पूछा जा सकता था, थोड़ा सा इसको तब्दील किया जा सकता था, बट ठीक है, आसान है तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सोचने के लिए मैं समय देने वाला हूं। आप 2 मिनट लेंगे इस सवाल को बनाने में। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। टोटल डेट टू नेटवर्थ दिया है, मैं आपको पहले बता दूं नेटवर्थ सवाल में दिया हुआ है जो कि है 10 लाख रुपए। आप देख सकते हैं नेटवर्थ में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के 10 लाख दिया हुआ है। इससे आपको टोटल डेट निकालना है। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं 5 लाख रुपए टोटल डेट आएगा। इसी तरह टोटल एसेट टर्नओवर आएगा, वो आप देख लेना। टोटल लायबिलिटी जो आएगा वही टोटल एसेट आएगा, उससे टर्नओवर आएगा। जीपी रेशियो दिया हुआ है तो सीओजीएस निकालने की तैयारियां कर लेना। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, अगर आपके पास टर्नओवर आ जाएगा तो डेटर्स भी आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो अगर आपके पास सीओजीएस है और आपके पास आईटीआर है तो जाहिर सी बात आप उससे इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर पाओगे। एंड एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, तो एसिड टेस्ट रेशियो के फॉर्मूले में सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई सीएल करके आपको देखना है कि आपको या तो सीए की इंफॉर्मेशन मिलेगी या सीएल की मिलेगी। सीएल तो है अपने पास, सीए की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट मिलेगा। करंट एसेट में इन्वेंट्री और डेटर तो पता चल ही जाएगा, तो बाकी कैश भी आपको पता चल जाएगा। कैश एक बार बैलेंसिंग फिगर से पता लगने के बाद अपना जो प्लांट एंड मशीनरी, प्लानट लिखा है इन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी बैलेंसिंग फिगर से आएगा। है बड़ा आसान, मुझे लगता है बन आ जाएगा। सवाल में बोला बैंक ओडी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। चलो इसी के साथ मेरे को लगता है ये पूरा सवाल बन जाएगा आपसे। 2-4 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, चलो 4 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको सोचो और कंप्लीट करने की चेष्टा करो खुद से। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मीनवाइल मैं भी थोड़ा बहुत वर्क कर लेता हूं यहाँ पे, जिसको हिंट लगेगा स्क्रीन पे देखते रहना, बाद बाकी लोग अपना बना सकते हैं। चलो जी, नेटवर्थ 10 लाख का, टोटल डेट 5 लाख, तो ये हो गया 5 लाख, टोटल लाइबिलिटी 15 लाख, टोटल एसेट भी 15 लाख। 30 लाख का सेल्स, 21 लाख का सीओजीएस, डेटर्स होगा 30 लाख का इंटू 90/360, यानी अच्छा 40/360 है, माय बैड, 40/360, तो ये आ रहा है 3,33,333। इन्वेंट्री निकलेगा 21 लाख डिवाइडेड बाई 7, यानी 3, सॉरी डिवाइड बाई 3, मैं आंसर फटाक से बोल पा रहा हूं, इज इक्वल टू 7 lakhs। तो इन्वेंट्री हो गया 7 लाख, ये हो गया 3,33,333। एसिड टेस्ट रेशियो हमें ये बताता है कि CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई CL इज इक्वल टू 0.75। therefore CA minus 3333 is equal to 0.75 of 5 lakhs. So CA is equal to stock as 7 lakhs. इन तीनों को मिला करके आपका आना चाहिए 10,75,000, तो बैलेंसिंग फिगर से कैश निकलेगा। और अगर ये 10,75 हो गया तो ये 425 हो गया, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर। प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स 4,25,000 बैलेंसिंग फिगर। देख लो, काफी सारे हिंट्स मैंने दे दिए, बाद बाकी जिनको बनाना था बन भी क्या होगा। 1 मिनट का और समय दे रहा हूं, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें ना रिजल्ट्स बहुत गंदे गंदे आने वाले हैं। सेल दिया हुआ है और बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसी से निकलेगी, एक एक करके हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे कि सेल्स टू नेटवर्थ दिया है, तो अगर सेल्स बाई नेटवर्थ हम देखें तो उसकी वैल्यू है 2.3, तो ऐसे में नेटवर्थ कितना होगा, सेल्स डिवाइडेड बाई 2.3। तो आपका नेटवर्थ आ रहा है 32 लाख डिवाइडेड बाई 3.2, सॉरी 2.3, 32 लाख डिवाइडेड बाई 2.3। नेटवर्थ इज 1391,304, राउंड ऑफ करते हुए चल रहा हूं, 1391,304। वेरी सिंपल, सेल्स को डिवाइड किया 2.3 से, नेटवर्थ आ गया।
फिर नेटवर्थ के मुकाबले करंट डेट उसका 42% है, तो 1391304 जो आया उसका 42% कर लीजिए। 42% होता है 584348, 584348। नेटवर्थ जितना आया उसका 75% है टोटल डेट, सो 1391304 का 75%, 1043,478 टोटल लगा लो। थ्री वन नाइन 3019 130 3019 130। इसके बाद क्या भैया, इसके बाद क्या, इसके बाद अपने को करंट रेशियो दिया हुआ है 2.9 टाइम्स, तो अपनी करंट लायबिलिटी है 584348, इसका 2.9 टाइम्स करेंगे तो करंट एसेट आएगा 1694609। तो आपके करंट एसेट्स की वैल्यू है इतनी, आपका टोटल एसेट है 3019130, तो बाकी जो बच गया वो आपका बैलेंसिंग फिक्स्ड एसेट्स है। वन थ्री टू फोर 521। आप वैसे इस वैल्यू से भी चेक कर लो, आपका नेटवर्थ का 53.2% करने पे ये वैल्यू आना चाहिए। नेटवर्थ का इंटरेस्टिंग है, शायद ये आएगा तो नहीं, जितना मुझे लग रहा है शायद ये आएगा नहीं। नेटवर्थ अपनी है 1391304, इसका 53.2%, ना ना आ नहीं रहा है, देखा जाएगा। नेट सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है, सेल्स हमारी 32 लाख डिवाइड बाई 4.7, इन्वेंट्री आ जाएगा 32 लाख डिवाइड बाई 4.7। इन्वेंट्री आ रहा है 680851, सो स्टॉक इज 680851। क्लियर? फिक्स एसेट्स वाला जो पोर्शन है वो दो तरफा से कैलकुलेट हो रहा है, एक तरफा से मैच हो रहा है, एक तरफा से नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। करेक्ट? एक बार कैश कैलकुलेट करके देख लेते हैं। करंट एसेट्स का टोटल है 1694609, 1694609, इसमें से 680851 एक माइनस किया स्टॉक, 568889 माइनस किया डेटर, तो क्या कैश का बैलेंस है 44, एकदम सही, कैश बैलेंस यही आया है 444869। तो कैश बैलेंस दोस्तों इतना ही है। और फिक्स एसेट कितना है? अच्छा, फिक्स एसेट सही नहीं आया है अपना, टोटल गलत है क्या? 28, टोटल में कुछ गड़बड़ है। एक बार टोटल वापस ठीक करते हैं, मेरे को लग रहा है लाइबिलिटी साइड की टोटल ही गड़बड़ है। 1391304 प्लस 1043478 प्लस 584348, चलो ठीक है, एक गलती पकड़ में आ गई। यही चीज की देरी थी कि कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है अपना। यहाँ पे नंबर्स में ना एक चीज अपने क्या किए,
टोटल डेट टू नेटवर्थ, इसको हमने लॉन्ग टर्म डेट में पूरा डाल दिया, जबकि ये सही नहीं है। ये मेरे को लगा लॉन्ग टर्म डेट ही होगा, थोड़ा सा पढ़ने में भी हड़बड़ कर दी। ये टोटल डेट है, टोटल डेट को लॉन्ग टर्म डेट में पूरा डाल दिया, गलत है। जो फिगर आएगा उसमें से करंट डेट माइनस करना होगा, तब आएगा लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि आपका लॉन्ग टर्म डेट आएगा 1043478, यहां तक टोटल डेट आया, इसमें से माइनस कीजिए 584348, तब आया 459130, 459130। जाहिर सी बात है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट भी चेंज हो जाएंगे। सो 1391304 प्लस 459130 प्लस 584348, इतने गंदे नंबर आ रहे हैं, इसी से गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 2434782, और ऐसे ही यहां पे आएगा 2434782। इसीलिए ये गलती पकड़ में आ ही रही थी, मैं बोल ही रहा था कि फिक्स एसेट दोनों तरफ से अलग अलग वैल्यू आ रही है, ये चेंज हो जाएगी, दिस विल नॉट बी करेक्ट। सो 2434782 में से माइनस होगा करंट एसेट जो कि है 1694609। सो ये हो रहा है 740173। एक बार चेक कर लो आपके नेटवर्थ का 53.2% कितना होता है। सो नेटवर्थ है 1391304 का 53.2%। अब हो गया मैच, 4 आ रहा है वो ठीक है, एक रुपया इधर उधर चलता है। अब हो गया मैच। आपकी जो वैल्यूज है वो कितनी कितनी है मैं बता देता हूं। नेटवर्थ आपका 1391304, 459130 आपका लॉन्ग टर्म डेट है, 584348 आपका करंट डेट है, फिक्स एसेट आएगा 740173, कैश है 44869, ये बैलेंसिंग फिगर है, स्टॉक 680851 हमने ऊपर कैलकुलेट किया, डेटर्स पहले से दिया हुआ था, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स भी आपके सामने है। ये रिजल्ट यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ऑब्जर्व कर लें। वैसे वर्किंग्स यहाँ है सारी, ऑब्जर्व करें और ध्यान रखिए। मैंने तो ये गलती करी है अभी कि टोटल डेट को लॉन्ग टर्म डेट पढ़ा और फिर गलती हो गई। ऐसे मैनुअल एरर्स कई बार हो सकते हैं, आपको बचना है इन सब से। वापस अप्रोच समझना है तो वापस अप्रोच समझो, पूरा बहुत आसान है। आपको 32 लाख रुपए की सेल दी है, तो सेल में से नेटवर्थ कैसे निकलेगा? नेटवर्थ विल बी 32 lakhs डिवाइडेड बाई 3.2, 2.3। आज कुछ हुआ है भैया बार बार? अच्छा एक्चुअली फिगर्स ऐसे है, देखो 32 यहां लिखा और ये 2.3 है, ये एक बहुत नेचुरल मिस्टेक हो सकती है, इसका ध्यान रखना हमेशा। मैं बार बार, मैं तो कितनी बार मैंने 3.2 बोला है इसको, वो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कंफ्यूज करता है। 32 2.3, 32 2.3 कंफ्यूज होते हैं। लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, मैंने तो करी, आप बचिएगा। 1391304। नेक्स्ट अपने बोला जो भी नेटवर्थ आया उसमें से करंट डेट निकलेगा। सो करंट डेट इज इक्वल टू 1391304 का 42%, यार है 584348, 584348। ओके, टोटल डेट टू नेटवर्थ है। सो टोटल डेट कितना आ रहा है? नेटवर्थ है 131391304 का 75%। सो टोटल डेट आ रहा है 1043478, इसमें से माइनस कीजिएगा करंट डेट 584348, तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ दो, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ये एग्जाम में फॉर्मेट देगा ये लोग कुछ कुछ सवालों में, कुछ कुछ में नहीं भी देता है, पर जैसे ये डिजाइन है इसमें प्रोफोर्मा आपको दिया जाएगा, उसमें नहीं लिखना है, लिखना अलग से ही है, बट ये
सेटअप के लिए बताएगा कि कैसे लिखना है आपको। फिर करंट रेशियो दिया है 2.9, तो आपकी करंट लायबिलिटी जो है, करंट डेट, वो है 584348, इसका 2.9 हो जाएगा करंट एसेट। 584348 का 2.9 टाइम्स। तो करंट एसेट्स का टोटल है। इन्वेंट्री निकलेगी, सेल्स है 32 लाख की, डिवाइडेड बाई 4.7, जो बच गया वो कैश होगा 444869। बैलेंसिंग फिगर, और ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा। वैसे इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ये होगा अपना 1391304 का 53.2%। 74017। अब ध्यान दे दीजिएगा, ये 173 से मैच होगा कि 4 से, तो मेरे ख्याल से ये 3 से मैच हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा है। हालांकि राउंड ऑफ करते तो 4 कर देते, पर आपको बैलेंस शीट टैली भी करना है तो उसको 3 लिखना। इन्होंने भी किसी ना किसी को तो राउंड ऑफ किया होगा, इसी को किया है। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल, जिसका जवाब आपके सामने ये रहा। चलो, काफी टाइम दिए इस पे। कैश फ्लो अब शुरू हो रहे हैं यहां से। रेशियो के हमने 4 सवाल प्रैक्टिस किए हैं, अब कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैश फ्लो 6 नंबर का आपके सामने ये रहा। आपको डिसाइड करना है कौन सा आइटम सीएफओ में जाता है, कौन सा आइटम सीएफएफ में जाता है, कौन सा सीएफआई में जाता है। यही करने का मेन मेन यही करने का आपका काम है। तो आप देखो कैसे करोगे, मैं समझाता हूं आपको। नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट सीएफओ में जाता है, और सीएफओ में हम इसको प्लस में रखते हैं, माइनस में नहीं, तो इसको मैंने लिखा है ऐड। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये डिविडेंड आपका इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड पेड है, ये 10,000 का, ये सीएफएफ का आइटम है, और ये आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो होने की वजह से इसको मैं लेस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? लेस। ठीक है ना, आउटफ्लो होने की वजह से इसको मैं लिख रहा हूं लेस। इसके अलावा आपको बोला है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, ये सीएफओ कैलकुलेट करते वक्त आप ऐड कर देना, क्योंकि अगर इसका प्रोविजन बनाया है आपने तो सीएफओ में इसको ऐड करना होगा। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, इनकम टैक्स जब पे किया तो सीएफओ में से ही लेस होगा, तो ऐड होगा उसका प्रोविजन, लेस होगा उसका अमाउंट, और सीएफओ में ही होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इसका कुछ तो रेलिवेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये शायद ये दोनों मिला के। डेप्रिसिएशन सीएफओ में ऐड होगा। वैसे लॉस भी जो है ना, ये लॉस भी सीएफओ में ऐड होगा। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये सीएफओ से लेस होगा, और इन दोनों का मिला के कुछ ना कुछ तो होगा, देख लेना। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने दिखाया है ड्यूरिंग द ईयर, सीएफओ में ऐड कर दो, और बाद में जो इंटरेस्ट पेड है एक्चुअल में, उसको सीएफएफ में लेस कर दो। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये सीएफओ में एडजस्टमेंट में जाएगा, ऐड के लेस आप डिसाइड करना। परचेज किया फिक्स एसेट, सीएफआई में लेस जाएगा। चलो हो गया खत्म। आप सीएफओ, सीएफआई और सीएफएफ सबकी वैल्यूएशन, सबका टोटल करने की चेष्टा करेंगे, प्लस माइनस जो करना है दिमाग लगाइए अपना। आपको शुरुआत का 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में दे रहा हूं टू कैलकुलेट सीएफएफ, सीएफआई एंड सीएफओ। तीनों कैलकुलेट करें, फिर देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। अभी एक बेसिक डिस्कशन मैंने कर दिया है, प्लीज एक बार गौर करें।
चलो जी, सबसे पहले सीएफओ की बात कर लेते हैं। अगेन जो लोग कर रहे हैं करते रहे अपने, जो लोग को दिक्कत हो रही है समझना शुरू करो। सीएफओ जो होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो वी हैव गॉट अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 35,500। इसमें आप एक एक करके वो आइटम्स ऐड करेंगे जिसमें मैंने सीएफओ ऐड लिखा है। जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड होगा 7,500 का। ठीक है, सीएफओ में से लेस होना है 6,300। ये किस लिए लेस होना है? इनकम टैक्स एक्चुअल में दे दिया गया है, सो 6,300 आउटफ्लो है, माइनस होगा। ये सीएफओ में से ही माइनस होगा। अब क्योंकि आपको लॉस हुआ था, आपने इसको लॉस दिखाया होगा, इसको वापस ऐड बैक कर दीजिए। सो यू विल ऐड बैक द लॉस, 60 ऐड होगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है 30,000 का, इसको भी फर्दर आप ऐड करेंगे। 30,000 डेप्रिसिएशन टू बी एडेड बिकॉज इट इज अ नॉन कैश चार्ज। फिर सीएफओ हमने लेस लिखा हुआ है 150 का, तो 150 का सीएफओ लेस होगा क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने दिखा रखा है जो कि सीएफओ ऐड मैंने लिखा है, तो सीएफओ में वापस ऐड करना है 15,000, ये ऐड होगा। इसके अलावा आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं देखते हैं हम, कैश एंड बैंक को अदरवाइज देखते हैं। तो ये जो 84,100 से आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ये आपके सीएफओ को घटाएगा 84,100। सीएफओ का टोटल निकाल लीजिए, और कुछ नहीं है ना सीएफओ का आइटम। माइनस में आ रहा है -2490, सीएफओ इज नेगेटिव। इसी तरह सीएफएफ की भी बात कर लेते हैं। सीएफएफ की शुरुआत -10,000 से हो रही है, ये रहा। हाँ, अब यहां थोड़ा सा सीएफआई का ध्यान देंगे। सीएफआई में इन दोनों को सॉल्व करना बाकी है अभी हमारा, वो हम कर लेंगे। इंटरेस्ट हमने पे किया है 15,780 का, इंटरेस्ट पेड 15,780, और कुछ नहीं। -25,780 ये आपका सीएफएफ है। हम इससे पहले सीएफआई में जाएं, सबसे पहले हम लोग को अपना यहां देखना है कि सेल प्रोसीड कितना है हमारा। तो भाई यहाँ पे आपने 250 का एसेट 60 के लॉस पे बेचा, 250 का एसेट 60 के लॉस पे बेचा। 190 इज द सेल प्रोसीड ऑन योर एसेट, तो ये सीएफआई में जाएगा, प्लस में जाएगा 190। फिर आपने इन्वेस्टमेंट भी बेची, वो प्रॉफिट में बेची। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 40,650, इसको प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट कितना है इस पे? प्रॉफिट है 150, तो यहाँ पे भी सेल प्रोसीड आएगा एंड दैट विल बी 40,800। ये भी आपको ऐड करना है 40,800। इसके अलावा आपने परचेज किया 840 का, लेस होगा। फिक्स एसेट परचेज किया, सीएफआई में जाएगा, मैं सीएफएफ क्यों लिख रहा हूं उसको, सीएफआई, सीएफआई में जाएगा 840। और कुछ? बस, और कुछ नहीं दिख रहा है, टोटल लगेगा 40,150, सो आपका जो टोटल आ रहा है, टोटल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आ रहा है सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ। सबको जोड़ लीजिए। -2490 से शुरुआत हुई, प्लस करेंगे या माइनस ही करेंगे 25,780, और ऐड करेंगे 40,150, 11,880। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करके देख लो 1032.5, देखो क्लोजिंग आ रहा है क्या? हाँ जी, क्लोजिंग भी आ गया। तो बस करेक्टली बनाया हमने ये सवाल। लो जी, पूरा सॉल्यूशन देख लो। हमारा चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया 11,880, उसमें हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया 1032.5, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 12,912.5। इस तरह से बनाते हैं कैश फ्लो का सवाल। खास करके जब ये 6 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा समय मत देना। हुआ ये डन?
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल था ये बहुत सिंपल सवाल था बच्चा, बहुत सिंपल। सॉल्यूशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर सवाल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है जून 2019 का कैश फ्लो का सवाल, 6 मार्क्स के लिए ये भी आया था। अब इसमें थोड़ा तो ध्यान दे देना, पहले साल 2018 यहां दिया है, 19 यहां दिया है, ठीक है ना। हम हमेशा ओपनिंग इसको मान लेते हैं, क्लोजिंग इसको मान लेते हैं, गलत हो जाएगा, सो मत करना। सवाल में छोटे मोटे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। लेजर्स बनाना, आई थिंक इट इज अ गुड चॉइस। तो एक बार फिक्स एसेट का एक छोटा सा लेजर बना लेते हैं। ये फिक्स एसेट, इसका ओपनिंग अमाउंट है 8500, मैं ऐसे ही रफली बना बना के देख रहा हूं, और क्लोजिंग है 10500। इसके अलावा स्टॉक का तो बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा, तो स्टॉक और डेटर मत बनाइए, सिर्फ फिक्स एसेट बनाइए। फिर क्या अपना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, मत बनाओ, बेकार में कुछ भी मत बनाओ, शेयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड में। लॉन्ग टर्म लोन में भी चेंज है, तो 5500 और 5000, 5000 ओपनिंग बैलेंस, 5500 क्लोजिंग बैलेंस, लॉन्ग टर्म लोन। और कुछ क्रेडिटर्स अलग से गिनती में आएगा, चलो ठीक है, क्रेडिटर्स की गिनती अलग से। सबसे पहले सीएफओ की बात करते हैं। सीएफओ शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। सो इफ वी लुक एट द नेट प्रॉफिट, वो है 1650। इसमें आपको ऐड करना है सारा नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या लिखा है, अच्छा गलती लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नीचे होगा, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स इन्होंने 1300 माइनस किया है। अब ये समझिए कि इसका प्रोविजन भी 1300 का था और इसने पेमेंट भी 1300 ही करी है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति तब होती है जब प्रोविजन अलग अमाउंट का होता है और पेमेंट अलग अमाउंट की, पर यहां पे कुछ भी अलग नहीं है, सो देर इज नो नीड टू ऐड और लेस एनीथिंग। इंटरेस्ट पे किया, एकदम नहीं चलेगा, इंटरेस्ट ऐड बैक कर दीजिए 700, यहां ऐड करेंगे और याद रखेंगे कि इसको सीएफएफ में डालना है लेस करके। फिर डिविडेंड भी नहीं चलेगा, डिविडेंड रिसीव हुआ है, वैसे पे नहीं किया हमने, रिसीव हुआ है, वो भी नहीं चलेगा। सीएफआई में जाएगा ये और ऐड बोल के जाएगा, यहां फिलहाल हम इसको लेस कर रहे हैं 250। डेप्रिसिएशन ऐड नहीं चलेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसे भी नहीं चलता है, नॉन कैश आइटम है, 1000 ऐड करेंगे, बाद बाकी सब चल जाएगा। लो जी, सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। इकतीस सौ, 3100, यहां तक पहुंच जाओ प्लीज। सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3100। ठीक है, चलो अब एक बार वर्किंग कैपिटल के हिसाब देख लेते हैं। पहले हमारा वर्किंग कैपिटल था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ के देखना, 3400 3800 माइनस 1750, सो 3400 प्लस 3800 माइनस 1750। तो पहले हमारा वर्किंग कैपिटल था 5450, अब है 3450 माइनस 1800, 4650। सो आपके वर्किंग कैपिटल में एक गिरावट देखने को मिल रही है। वर्किंग कैपिटल में गिरावट आना इज अ कैश फ्लो, तो वो ऐड होगा, ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है 800 से, आपके कैश फ्लोज इससे बढ़ेंगे, एंड 3900 आपका सीएफओ कहलाया जाएगा। सीएफओ का काम हो गया बच्चा। फिक्स्ड एसेट को आपने 1000 से डेप्रिशिएट किया, प्लीज यहां डाल देना। बाद बाकी अब डिफरेंसेस जो हैं लेजर्स बंद कीजिए। यहां बैंक का एंट्री आएगा 3000 रुपए, ताकि ये अकाउंट बैलेंस हो जाए। इसका मतलब आपका सीएफआई में 3000 रुपए का आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है।
प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो टेक्निकली जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट है वो यहां आना चाहिए 1650। उसके बावजूद ये 5 जा रही है, यानी डिविडेंड पे किया गया है, डिविडेंड पे हुआ है, पेड 4250 प्लस 1650 माइनस 5000, 900 का डिविडेंड पे किया गया है तो सीएफएफ में जाएगा माइनस 900 डिविडेंड पेड। लॉन्ग टर्म लोन में 500 यहां पे ऐड होगा, बैंक से पैसे आए होंगे, सो सीएफएफ में ऐड होगा, प्लस में जाएगा 500 लोन ऑब्टेन्ड। डिविडेंड पेड 9 लाख इन्होंने दिया भी था, क्या बात है, डिविडेंड पेड 9 लाख दिया भी है इन्होंने, तो वो भी अच्छी बात है। अब समझो मेरी बात, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं थी तो हमने रिवर्स नहीं किया है। अगर कोई सवाल में प्रपोज, हालांकि मैं जानता हूं आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं है ये, लेकिन पहले पुराने सवाल तो आप स्कैनर से कर रहे होंगे, वहां प्रपोज डिविडेंड की एंट्री दिखेगी, तो हम उसको क्या करते थे, प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते थे सीएफओ में भी, ठीक है, और फिर उसको ऑब्वियसली हम जो डिविडेंड पे करते थे उसको हम दिखाते थे सीएफएफ में। यहां क्यों नहीं हो रहा भैया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रपोजल किया है वो पीएल अकाउंट में जाकर के किया है, ठीक है ना, तो पीएल अकाउंट से वो पैसे गए हैं डिविडेंड में, तो क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट में नजर ही नहीं आ रहा तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया। अगर हम यहाँ सीएफआई की बात करें तो सीएफआई में क्या क्या आएगा भाई, सीएफआई में आएगा माइनस 3000, माइनस 3000 प्लस 250, ये सीएफआई में ऐड जो लिखा है ना आपने प्लस 250, तो आपका सीएफआई का टोटल आएगा माइनस 2750। सीएफएफ की बात भी कर लेते हैं। सीएफएफ में पहले तो आपको लोन मिला है 500 का, ऐड कीजिए, लोन मिला 500 का ऐड कीजिए, इंटरेस्ट पे किया 700 का लेस कीजिए, और 900 का डिविडेंड भी आपने पे किया वो भी लेस कीजिए। मेरे ख्याल से ये भी हो गया माइनस 1100। अब अगर हम चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करें तो वो आएगा 3900 सीएफओ प्लस सीएफएफ प्लस सीएफआई। सो सीएफएफ है हमारा प्लस नहीं उल्टा माइनस, माइनस 1100, और सीएफआई भी माइनस में ही है बच्चा, तो वो है 2750। कुछ बचेगा भी कि खत्म हो जाएगा 50 बच रहा है शायद, ओनली 50 रिमेन्स। हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है क्या, हाँ ये रहा, दोनों में डिफरेंस 50 का ही है, चलो ठीक है हो गया। सो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग विच इज 300, क्लोजिंग आ जाना चाहिए विच इज 350, खत्म। सवाल ओवर, वर्किंग्स आप देखना चाहें तो देखिए प्लीज, 1-2 मिनट ऑब्जर्व करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चा ये रिवीजन हो रहा है ध्यान रखना, इसलिए हमने प्रॉपर अच्छे से नहीं बना बना के किया है, नहीं तो प्रॉपर अच्छे से लेजर्स बना बना के इसको हम सॉल्व कर रहे होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कैश फ्लो का, लेकिन अब की बार डायरेक्ट मेथड का सवाल है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान होता है, आपको सीधा सीधा देखना आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या है। इनडायरेक्ट मेथड के जैसे ऐड लेस वो सब नहीं करना है, सीधा सीधा देखो कस्टमर से कितना पैसा आया, टैक्स में कितना पैसा गया, फलाना डिमकाना, ठीक है ना, खर्चे कितने हुए, ये सीएफओ है। सीएफएफ सीएफआई में कोई चेंज नहीं आता, सेम होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेल्स हमारी हुई 96 लाख की, ये हमारा सीएफओ का ऐड वाला पोर्शन होगा, ऐड सीएफओ ऐड, सेल्स हुआ है पैसे आए हैं, बोला भी है कि सेल सारी कैश में हुई है, सो सीएफओ में ऐड होगा। फिर सीओजीएस है 60% ऑफ सेल्स, सो सीओजीएस का अमाउंट है 96 का 60%, 57,60,000, 57,60,000 ये आपका सीओजीएस है। अब सुनो मेरी बात, इतने से बात बनेगी नहीं, ये जो लाइन दिया आपको फंसाने के लिए दिया है,
क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाई 20,000। यानी ये बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000 रुपीज। इसका क्या मतलब है? इससे परचेज निकालना है हमें। तो परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है यार, आपको ये वाला तो याद होगा, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस उसी फॉर्मूले में भी डाल सकते हो आप वैल्यूज। तो सीओजीएस हमारा 57,60,000 और इसमें अपना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपने पास 20,000 और है, तो दोनों मिला के हो गया 57,80। सो 57,80 इज अवर परचेज। ये हमारा सीएफओ में लेस होगा, सो सीएफओ में लेस करेंगे 57,80,000। टैक्स पे किया, सीएफओ में से लेस करेंगे 7 lakhs। अदर एक्सपेंस जिसका टोटल था 2145, इसी के आपको आउटस्टैंडिंग्स दिए हुए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के, तो इसका आपको कैलकुलेशन करना है। एक्सपेंस जो आपने पे किया वो है 2145, इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। कितना आ रहा है? 2145 यानी 21,45,000 प्लस 91,000 माइनस 82,000, यह आ रहा है 2154। यह आपका सीएफओ में से लेस होगा। 2154 सीएफओ में से लेस होगा। नया मशीन और फर्नीचर आपने परचेज किया और एक इक्विपमेंट आपने बेचा, तो सीएफआई में ऐड होगा 10,50,000। अच्छा, लेस होगा, परचेज किया ना, लेस होगा 10,50,000 और ऐड भी यहीं पे होगा 20,000। सीएफएफ में ऐड होगा क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए 50,000, 10 रुपए के प्रीमियम 13 रुपए में टोटल इशू है क्योंकि प्रीमियम 3 रुपए का है। सो 50,000 इंटू 13, 6,50,000 आपके सीएफएफ में ऐड होगा। डिविडेंड 4 लाख रुपए का बांट दिया, सीएफएफ में से लेस होगा 4 लाख, बाद बाकी बैंक है। चलो हो गया खत्म। क्या बोल रहे हो भैया? हाँ जी, सीएफओ बता देता हूं क्या होगा। सीएफओ का एड अमाउंट होगा 96 lakhs। 96 में से आप माइनस करो 5780 और माइनस करो इसमें से 7 lakhs टैक्स जो आपने पे किया और माइनस करो 21,54,000। ये मेरे ख्याल से सीएफओ टोटल आ जाएगा 96 lakhs माइनस 5780 माइनस 2854, साथ में कर दिया मैंने, तो भी काफी वैल्यू आ रहा है 9,66,000। चेक कर लेना भाई, गलती करने में तो होशियार हैं ही हम लोग। जहां तक बात है सीएफआई की, सीएफआई में होगा -10,30,000 और सीएफएफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होगा 2.5 लाख प्लस में। सीएफओ ऑलरेडी आ चुका है 966,000। चलो बढ़िया। चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? $1,86,000। इसमें ओपनिंग ऐड कर दीजिए 1,86,000। चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग ऐड कीजिए 210, नहीं आएगा क्लोजिंग, कुछ एक आधा मिसिंग है अपना अभी भी। वन इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000, 10,30,000 एकदम सही है ये।
समझ गए? 9,000 की गलती यही हो सकती है। चलो ये भी बात समझ में आ गई। यहां अदर एक्सपेंस का टोटल दिया हुआ है 2145। हमें तो कैलकुलेट करना, मैंने एक्रूअल बेसिस लगा दिया, हमें तो कैश बेसिस कैलकुलेट करना है। आओ जी तरीके से करते हैं इसको। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इज इक्वल टू पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जितनी गलतियां हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब क्लासिकल मिस्टेक्स है जो आप भी करते हैं। अभी हम लिख लिख के करते, गलतियां कम होती। अगर हम बिना लिखे कर रहे हैं ऑब्वियसली गलती होगी, पर उसको पकड़ पा रहे हैं। आप लोग शायद पकड़ भी नहीं पाओगे इसको, तो ये चीज का ख्याल रखिए। क्लासिकल मिस्टेक से इनसे बचिए। हम इसको जितना रॉ रखना चाह रहे हैं उतना रॉ रख रहे हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली मैं सब चीज टैली कराते कराते निकल जाता। आपको ये सब गलतियां अगर हो रही है क्लास में तो बहुत मजा आ रहा है आपको। तो भाई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना है, देखो ये पकड़ में भी आना चाहिए। मैंने डिफरेंस देखा, मेरा 24,000 का डिफरेंस आ रहा था, 24 या 18,000 का आ रहा था, 18,000 का। तो मैंने देखा 18,000 कहां गलत हो सकता है, तो देखा यहीं पे गलत हो सकता है, 91 और 82 के बीच में। पकड़ में आ गई गलती। अब मेरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज है 2145, पेड कितना है वो मुझे नहीं मालूम, और इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है मेरा 82,000 या 91,000, एक्चुअली 91,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 82,000। तो हमने क्या किया, हमने 91 और 82 को एडलेस ऐसे का ऐसे ही कर दिया, जबकि होना चाहिए था उल्टा। हम निकाल रहे हैं पेड, सो इट विल बी 2145 प्लस 82 माइनस 91। $21,36,000 ये आपका पेमेंट अमाउंट 2136। तो ये बच्चा जो अपना कैलकुलेशन आया ये आएगा 2136। बस इसी को ऊपर दिखा दो, आंसर चेक हो जाएगा। 2136 96 lakhs माइनस 5780 माइनस 7 lakhs माइनस 2136। चलो अब हो गया, ये आ गया 984,000, टैली हो जाएगा। अब CFO 984, ये यहां पे हो गया 984। अब टैली हो जाएगा बच्चा, ये आएगा 2,04,000। चेक कर लो, 984 माइनस 10,30,000 प्लस 2,50,000, 2,04,000। हो गया काम खत्म, ये आ गया 4,14,000 टैलीड। प्रॉपर लिख के करेंगे, गलतियां ये तो नहीं होंगी। जो ये वाली गलती हुई ये तो नहीं होती, जगह भी नहीं है इतनी, लिखा पट्टी में ऑब्वियसली गलतियां होंगी, बट ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं कि ठीक है, इतना तो यार ऊपर नीचे अपना हो जा सकता है। 2136,000 यहां पे आ रहा है पेड अमाउंट। हम लोग तो सीधा एक्रूअल बेसिस लगा दिए। वेरीफाई कर लो सारी चीजों को, सिंपल तरीका है सवाल बनाने का। ये भी एग्जाम में कितने नंबर का आया, 6 नंबर का। इजी क्वेश्चंस है बड़े, कुछ भी मुश्किल नहीं है। खामखा जो डर है वो खामखा का है, भैया कैश फ्लो फंड फ्लो आएगा, बनेगा नहीं हमसे, क्या ऐसा हुआ? ये कंप्लीट हुआ, डन। चलो आखिरी क्वेश्चन आई थिंक, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक सवाल है। ये रहा आपके सामने पूरा सवाल। इस सवाल में देखो, मेरी बात ध्यान रखना। आप सबसे पहले, आपको समय दे रहा हूं, CFO बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाइएगा, ठीक है? उसको आप फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बोलेंगे और उसको हम डालेंगे सोर्स ऑफ फंड्स में, डाल देंगे। पॉजिटिव आएगा तो सोर्स में, नहीं तो एप्लीकेशन में। फिर जो आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको आप डालेंगे। अगेन ये भी डिपेंड करता है, या तो एप्लीकेशन में जाएगा या फिर सोर्स में जाएगा। अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो एप्लीकेशन में जाएगा, घट रहा है तो सोर्स में जाएगा। और इसके अलावा जितने भी आपके CFF और CFI वाले आइटम है, अगर एक इनफ्लो है तो सोर्स में जाएगा, अगर आउटफ्लो है तो एप्लीकेशन में जाएगा। इतनी सी बातों का ख्याल रखना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं।
वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ, तो ये है अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट्स, अब इनमें शायद लेजर्स बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में लॉस भी है, लेजर्स बनाने पड़ेंगे, लेजर्स बनाने से आसान होगा। तो आओ जी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है जी? ओपनिंग था इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख, क्लोजिंग था 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग 1.5 लाख, क्लोजिंग 1 लाख। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, 4 और 5। 4 लाख और 5 लाख। 4 लाख और 5 लाख। 4 लाख और 5 लाख। लैंड, ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 50,000। ओपनिंग 40, नहीं ओपनिंग 50, क्लोजिंग 40। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 40। और कुछ नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, अच्छा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160, 2 लाख क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, 160 और 2 लाख। बॉन्ड्स भी है, बॉन्ड्स बनाए क्या? चलो बना लो यार, अपने को क्या है। बॉन्ड्स, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 1 लाख। रिजर्व्स 340, 340 ही है, कुछ तो गड़बड़ है, बना ही लो। रिजर्व्स भी बना लो, सेम दिख रहा है लेकिन बनाना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। रिजर्व्स है 340 और अभी भी 340 है ना, 340, 340, ठीक है। इक्विटी शेयर्स भी है जो कि है 1.5 का 2। एक और बना लेते हैं यहाँ छोटा सा ESC जो कि है 150, और अभी हो गया 2। चलो ठीक है, 150 एंड 2, चलो परफेक्ट है। अब देखो हम लोग को सबसे पहले CFO का काम समझना है। CFO आसान है, या फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोल दो अब इसको। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टार्ट करो 2 लाख से, ये हमारा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप देखो टैक्स का जो है ना, अगेन कोई प्रोविजन और टैक्स अमाउंट अलग अलग दिया नहीं है। जब अलग अलग नहीं दिया तो हमारा टेंशन नहीं है, अलग अलग देता तो माथाफोड़ी होता, पहले प्रोविजन को ऐड करना होता और फिर वापस उसको लेस करना होता। वो तो नहीं दिया ना, टेंशन ही खत्म, टैक्स का कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट चल पे ना दादा, इंटरेस्ट इधर नहीं चलेगा, इंटरेस्ट किधर जाएगा? सीधा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसको ऐड बैक कर दो। लॉस हुआ आपको 10,000 का, ऐड बैक कर दो। गेन मिला आपको 5,000 का, लेस कर दो। और कुछ करने की जरूरत है? डेप्रिसिएशन 60,000 का है, ऐड कर दो। और कुछ नहीं, बस टोटल करो, टोटल करो दोस्तों। 2 lakhs प्लस 6,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 60,000, 2,71,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,71,000।
हुआ ये कंप्लीट। अब लेजर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अपने आप बाकी सारे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेजर में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में एक लॉस नजर आ रहा है 10,000 का। तो इन्वेस्टमेंट में लॉस नजर आ रहा है, तो लॉस की एंट्री तो होती है इस साइड में। 10,000 का लॉस है, तो बाकी 40,000 में बेचा गया होगा बैंक में। सो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है 40,000 की। सो ये आप कहां दिखाएं अब अपने, चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करते रहते हैं ना। आपने इन्वेस्टमेंट बेची 40,000 की, ये क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट 40,000 की बेची है, तो फिर आपको इसको एप्लीकेशन सोर्स में देखने को मिलेगा। सोर्स में चेक कर लेते हैं। सोर्स में इन्वेस्टमेंट 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 40,000 की इन्वेस्टमेंट, 40,000 की इन्वेस्टमेंट, चलो मिल गया, खत्म। आगे बढ़ो। बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हुआ था, हाँ जी डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन तो क्योंकि आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर बनाए हो, तो फिर आपका डेप्रिसिएशन इधर जाएगा। 60,000 का डेप्रिसिएशन इधर आया, उसके बावजूद आपका अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, तो आपको 20,000 यहां से डाइवर्ट करना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, जो बिल्डिंग अकाउंट में गया होगा। कोई ना कोई आपने बिल्डिंग का हिस्सा बेचा है जिसपे आपका डेप्रिसिएशन अभी तक का 20,000 रुपए था। तो चलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बंद हो गया, बिल्डिंग में चला गया ये पैसा। अब इसके बाद बोला है बिल्डिंग में आपको गेन भी हुआ है, और वो गेन अमाउंट है 5,000 का। तो गेन आता है इस तरफ 5,000, गेन आता है इस तरफ 5,000। बाकी डिफरेंस आप देख लो, 5,20,000 माइनस 4,05,000, 1,15,000 का आपने बिल्डिंग बेचा है। 1,15,000 का बिल्डिंग बेचा है आपने। तो ये अगेन आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। सॉरी अगेन बार बार ये आपको दिखेगा सोर्स में देखने को, 1,15,000। इन्होंने बिल्डिंग सिर्फ 15,000 का दिखाया, बाकी कहां गया। अपने भी देखें एक बार, बिल्डिंग का सिर्फ 15,000 क्यों दिखाएंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन इन्होंने इसी में ट्रीट किया होगा मे बी। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में टैली करेंगे। अपना ये 1,15,000 आ रहा है, जगह है अपने पास नहीं है, हाँ यहाँ है, हो जाएगा। एक तरफ अपना हो गया सोर्स, एक तरफ हो गया अपना एप्लीकेशन। तो सोर्स में अपने पास अभी दो चीजें आ गई। एक तो अपने पैसे मिले अपने को सोर्स में इन्वेस्टमेंट बेच करके, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, 40,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। ऐसे ही सेल ऑफ बिल्डिंग देखने को मिल रहा है अपने को, एप्लीकेशन में जाएगा ये। चेक करो एप्लीकेशन में जाना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर उस तरफ आ रहा है, 1,15,000 का बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रहा है, ये नहीं यहाँ आ रहा है। 1,15,000 बैलेंसिंग फिगर, ये अब आएगा 4, 5, 5, 20 और 5, 20। हाँ अब टैली हुआ, तो ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं, एप्लीकेशन यानी परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये भी नेट ही है, ठीक है ना। बिल्डिंग बेची कितनी में गई है वो नहीं पता हमें, ये 1,15,000 हमने नेट लिखा है, शायद और बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। बिल्डिंग बेची गई है उसका कुछ बोला है, गेन बोला सिर्फ, सेल प्रोसीड बोला, हाँ बोला बोला बोला। तब तो इसका बढ़िया लेजर बन सकता है, तब इसका बढ़िया लेजर बन सकता है। हमने जो बुक वैल्यू बेची है वो 10,000 का लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट हमने बेचा है, जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000, उसको बेचा हमने गेन, तो 15,000 हमारी सेल प्रोसीड है यहाँ पे। 15,000 is sale proceed on building and equipment।
प्रॉपर जगह लेकर के बनाना पड़ेगा। रुको, प्रॉपर जगह लेकर के बनाते हैं। ऐसे क्या है ना, खिचड़ी बनते जा रही है, ऐसे नहीं बनेगा। प्रॉपर जगह बनाते हैं, लेजर्स लेकर के बनाते हैं। गिव मी अ मिनट। हाँ जी, आइए, प्लेन पेपर अपने पास में रेडी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सवाल भी मैं खोल लेता हूं यहाँ पे। चलो, डन। फटाफट लेजर्स बना लेते हैं। लेजर्स हमने जो बनाए ना, उसी को साफ सुथरा बनाना है। बनाए सारे सेम ही है, बट थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे तो काम फास्ट हो जाएगा। एक एक करके लेजर्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा लेजर है इन्वेस्टमेंट्स का। दूसरा लेजर है, अब सबकी अपनी स्टाइल होती है, ज्यादातर लेजर्स मुझे लगता है इजी रहता है। एक इजी तरीका लेजर्स है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो वो भी बगल बगल में ही बना लो, इजी रहेगा। तो नेक्स्ट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर एक लैंड अकाउंट बनाना है। बॉन्ड्स और वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो नहीं बनाते हैं। चलो छोड़ो, रिजर्व एक बनाना पड़ेगा। कैपिटल का भी कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं है, छोड़ो। ठीक है, डन। एक एक करके एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग एंट्री है 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग एंट्री है 1 लाख रुपए। बिल्डिंग की ओपनिंग एंट्री है 4 लाख रुपए। क्लोजिंग एंट्री है 5 लाख रुपए। लैंड की ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 40,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160 ओपनिंग, क्लोजिंग 2 lakhs। एक टी फॉर्म बनाना थोड़ा आसान हो जाता है काम, करेक्ट। रिजर्व्स 340 340। रिजर्व बनाने का रीजन है, मुझे लग रहा है एक डिविडेंड आएगा सवाल में, विल टॉक अबाउट दैट। चलो, हुआ ये कंप्लीट। अब एक एक करके बाकी सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहला ट्रांजैक्शन मुझे दिख रहा है कि हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 60,000 रुपए का, करेक्ट। सो 60,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आ जाएगा 60,000। अब क्योंकि अपना ये अकाउंट टैली होना चाहिए, तो यहां से पैसे उठा करके हम बिल्डिंग में डाल देंगे 20,000। तो बिल्डिंग में यहां चला जाएगा 20,000। ये आया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है अपने पास में बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ वाज 10,000। इसमें थोड़ी समस्या है। बिल्डिंग आपने जो बेची उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, उस पर प्रॉफिट आपको हो रहा है 5,000 का। डेप्रिशिएट भी किया होगा आपने, क्या मालूम चलेगा डेप्रिशिएशन कैसा है। अब ये बुक वैल्यू या तो रिटर्न डाउन वैल्यू बोल रहे हैं। एनीवेज, यहां बैंक का ट्रीटमेंट दिखा देते हैं। और 10,000 मैं WDV अज्यूम कर रहा हूं। अब जब इन्होंने बुक वैल्यू लिखा है, हमें नहीं पता वो क्या है। वही मानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बैंक में आ रहा है अपने पास में 15,000 रुपए। 15,000 रुपए बैंक में आ रहे हैं। ये 15,000 कैसे आया, सिंपल है। 10,000 रुपए का बुक वैल्यू है और 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया, यही बात बोली है इन्होंने। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। सो बैंक में गया 15,000, ठीक है। गेन हुआ 5,000 का, और 10,000 में इसको बेचा गया है। बाकी कुछ कुछ नहीं है अपने पास और।
1,35,000 नया कोई अपने बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट खरीदे होंगे, 1,35,000 का। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का सेल इन्होंने भी 15,000 दिखाया है, विच इज गुड, ये तो चलो अपना ठीक है। और नया बिल्डिंग भी खरीदा है हमने, जिसका अमाउंट हमें देखना है। एक गेन का एंट्री और आएगा इधर पीएल में, जो कि आएगा 5,000 रुपए का, और ये आ गया 31 का। चलो ठीक है, डन। अपना बैंक में 15,000 रुपए कैसे आया समझो, देखो। अपने बुक वैल्यू जो इन्होंने लिखा है वो दरअसल ये डब्ल्यू बोलना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं आपकी डब्ल्यू है 10,000 की। इसके बाद में आपने प्रॉफिट कमाया इस पे 5,000 का, तो आपका जो सेल प्रोसीड है वो है 15,000 का। 15,000 का आपका सेल प्रोसीड है, 5,000 का आपका प्रॉफिट है। तो जब हम अपने बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तो बाई बैंक करके दिखाएंगे 15,000 और प्रॉफिट में दिखा देंगे 5,000। अब अपने जो बैलेंसिंग फिगर कर रहे हैं वो है 1,30,000 विच इज अवर न्यू इन्वेस्टमेंट मेड। ये अब जाएगा अपने एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। अब समझ में आया इसका गुत्थी, यही एक चीज था जिसको समझना था। बात बाकी तो आसान है। इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट को बेचा तो लॉस हो गया, लॉस आता है इस तरफ, तो पीएल लॉस कितना हुआ जी, लॉस हुआ 10,000 का। बाकी कितने में बेचा गया निकालना अपने को ही है, 40,000। 40,000 में बेचा गया, तो ये भी एक अपना कैलकुलेशन में डालेंगे सोर्स ऑफ फंड्स में। लैंड पे अपने को क्या बोला है, लैंड पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो इसको भी अपने बेचे हैं लैंड को 10,000 रुपए को। ये भी अपने लिए एक सोर्स ऑफ फंड का काम करेगा। सोर्स ऑफ फंड वैसे ये भी है बैंक वाला, ठीक है, डन। रिजर्व्स पे और कुछ नहीं, और कुछ भी कहीं पे भी नहीं, नहीं नहीं, बस ठीक है। रिजर्व्स में 2 लाख रुपए आपका पीएल से आया होगा, जो आपका प्रॉफिट है वो तो आएगा रिजर्व में, लेकिन फिर वो पैसा कहां गया, पक्का आपने डिविडेंड दिया है, यानी कि बैंक से पेमेंट करी है 2 लाख रुपए के डिविडेंड की। बस ये भी अपना एक ट्रांजैक्शन हो गया। अपने एफएफओ ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, तो आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। बन जाएगा, मैच भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक तरफ एप्लीकेशन एक तरफ सोर्स। एप्लीकेशन और सोर्स कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन की बात करते हैं सबसे पहले, या सोर्स की बात करते हैं सबसे पहले। हमारे पास है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। आप इसको टी फॉर्म में भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, इट इज अप टू यू। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस अपने कैलकुलेट कर लिए थे, 2,71,000 याद आ रहा है मुझे, हाँ 271। लो जी, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस 2,71,000 ये आपके सोर्स में आया। सोर्स में और क्या क्या आएगा, जहां जहां आपके पास बैंक से पैसे आए सोर्स में आएगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट बेची, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, सेल ऑफ लैंड 10,000, एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा सबसे पहले डिविडेंड पेड है एक, डिविडेंड पेड 2 लाख रुपए, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आपने खरीदा 1,30,000, ये परचेज्ड है, ठीक है, ये परचेज्ड है, परचेज्ड। आपने बेचा भी है वैसे बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 15,000 का, तो सेल ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 15,000 का। और कुछ, 30-40 भी हो गया, ये भी हो गया, 20 भी हो गया, डन। इंटरेस्ट था सवाल में, सवाल में एक इंटरेस्ट भी था, याद है, हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट है 6,000 का, सो ये 6,000 भी जाएगा अपने एप्लीकेशन में, इंटरेस्ट पेड।
आप देखो जितने भी सीएफएफ और सीएफआई वाले आइटम्स हैं वो सब इधर आ जाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्लियर? और अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो लास्ट आइटम वो अपना था ऊपर में अपने, उसको एप्लीकेशन साइड में शायद लिखे हुए थे, याद आ रहा है, 1 लाख का। चलो परफेक्ट, ये एक और एप्लीकेशन में आ जाएगा। इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए, खत्म। टोटल लगा लो, मेरे ख्याल से मैच हो जाएगा। 2 लाख प्लस 130 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख, 436। 336 यानी 1 लाख की एंट्रीज अभी बाकी है। कौन से लेजर्स नहीं बनाए थे? यहाँ पे अपने इक्विटी शेयर का एक लेजर नहीं बनाए, 50,000 से इक्विटी यहाँ बढ़ रहा है, और बॉन्ड का लेजर नहीं बनाए, 50,000 से ये भी बढ़ रहा है। चलो ये भी आ जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स या फिर इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 50,000 और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ बॉन्ड्स 50,000। अब ये आ गया 436, डन। 436 दोनों तरफ डन। लो जी, अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे मैंने बोला कैश फ्लो और इसमें सिमिलैरिटी है। कैसे? ये सीएफओ एक बार के लिए मान लो, इसका बाद बाकी वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट यहां होता है, ये भी सीएफओ वाला पार्ट है। इसके अलावा डिविडेंड पेड इज अवर सीएफएफ, बिल्डिंग सीएफआई में है, इंटरेस्ट पेड भी सीएफएफ है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सीएफआई है, लैंड का सीएफआई है, बिल्डिंग भी सीएफआई है, सेल ऑफ शेयर्स या फिर इशू ऑफ शेयर्स सीएफएफ है, बॉन्ड्स भी सीएफएफ है। तो देखा जाए तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है, सारे सीएफआई सारे सीएफएफ आइटम्स होते हैं। आपके जो भी आउटफ्लोज हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं एप्लीकेशन साइड में, आपके जितने भी इनफ्लोज हैं वो सब आपको नजर आ रहे हैं इन द सोर्स साइड। इसके अलावा सीएफओ के जो आइटम्स है दो, एक है अपना सीएफओ बिफोर वर्किंग कैपिटल, उसको हम फंड फ्लो के नाम से देते हैं, और फंड फ्रॉम ऑपरेशंस देते हैं, और वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस हैं उनको अलग से शो कर देते हैं। दिस इज फंड फ्लो, कुछ भी नया नहीं है। कई बच्चे मुझे पता है जो अभी फंड फ्लो को ना नए तरीके से शायद फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, या एक बार वापस क्यूरियस माइंड से देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग, इट इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। सवाल थोड़ा डेफिनेटली ये बड़ा था, 6 मार्क्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें लेजर्स और बनाने थे। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम इक्विटी शेयर का लेजर बना लेते और बॉन्ड का लेजर बना लेते तो ये पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाता। क्लियर? पर बाद बाकी अपना आंसर आ गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिजल्ट्स ये रहे। फोर थर्टी सिक्स एक बार इनका भी देख लेते हैं कि इनका कितना रिजल्ट्स है। 436 चलो ठीक है, डन, खत्म कहानी। इन्होंने लेजर्स किस किस के बनाए? अच्छा 3 ही लेजर्स बनाए, हमने ज्यादा बनाए हैं। इन्होंने 3 ही लेजर्स बनाए, बाद बाकी इन्होंने सब, अच्छा ओके, एक स्टेटमेंट इन्होंने इसी में इंक्लूड कर दिया। हम इसके लिए एक अलग से बनाते, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एफएफओ, या फिर सीधा कैलकुलेशन ऑफ एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको हम एक अलग स्टेटमेंट में बनाते। इन्होंने इसी में शो किया है। बाद बाकी हमने लेजर्स काफी बनाए क्योंकि हम लेजर ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। हमने जितना भी कैश फ्लो का सवाल या फंड फ्लो का सवाल बनाया वो लेजर्स ओरिएंटेड बनाया। सो सवालों की आप स्तर देख लो, ये सवाल थोड़ा बड़ा जरूर था तो इसमें थोड़ा समय लगा, ये भी 6 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। बट इसके अलावा कैश फ्लोज अगर आप इससे पहले के देखोगे, डायरेक्ट मेथड तो बहुत ईजी था, हमने बनाया। इसके अलावा हमने इससे ऊपर वाला जो सवाल बनाया वो भी आसान था,
हाँ ये भी सिंपल छोटा सा सवाल था, एक गलती हो सकती है इसमें, 2019 2018 उल्टा पढ़ लो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला सवाल था, ये तो बहुत ही बेसिक था, इसमें कुछ भी गलती होने का चांस नहीं था। एंड बाद बाकी रेशियोज जो हमने बनाए वो बनाए, बस दैट वाज इट। ये था आपका रिवीजन ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। काफी सारे सवाल हमने देख भी लिए, और भी सवालों को मैं कहूंगा कि आप स्कैनर से एक बार जरूर से देख लेना। इसमें अप्रोच में और कुछ नहीं है, अगर आपको कैश फ्लो आता है तो आपको फंड फ्लो भी आता है, और रेशियोज खैर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर सवाल अपने आप में थोड़ा सा अलग होता है। सो ये था आपके लिए ये रिवीजन। आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा और कॉन्फिडेंस खूब बड़ा होगा। अपने जो भी थॉट्स हैं इसमें कमेंट में जरूर से डाल दीजिएगा। एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।